दोस्तों नमस्कार। कैसे हो? आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह चल रही होगी और आने वाला जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है और आप अपनी तैयारी लगातार बनाए रखें हैं। अपनी सफलता का ये जो समय है इसको खोने नहीं दें। इसी आपकी जो लैंग्वेज संस्कृत है, भाषा है, उसी भाषा को लेके मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो बिल्कुल भी आपका डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। और वो है आपके स्वर भेद या वर्ण भेद। कौन से हैं? स्वर भेद या वर्ण भेद। दोस्तों उठा लीजिए अपनी नोटबुक और पेन और अपनी कॉपी में नोट करते चले जाना है। ऐसा टॉपिक है जो आपके बीएसटी से एग्ज़ाम है, रीट लेवल फर्स्ट सेकंड, आरपीएससी से संबंधित कोई से भी जो संस्कृत का एग्ज़ाम है उसमें आपके लिए ज़रूर ये एक कारगर साबित होगा। तो दोस्तों देखिए, स्वर भेद आज का टॉपिक है। स्वर भेद मुख्य रूप से तो नाम सुना है स्वर, लेकिन स्वर जो होते हैं उनके कितने भेद होते हैं, किस रूप में होते हैं, अलग अलग होते हैं, ये चीज़ आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। स्वर भेद देखो दोस्तों, मुख्यतः स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार में पहला है अपने पास ऋस्व स्वर। कौन सा? ऋस्व। दूसरा दीर्घ और तीसरा है प्लुत स्वर। दोस्तों देखिए, मुख्यतः स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है अपने पास ऋस्व अ, उसी प्रकार दूसरा है दीर्घ के रूप में और तीसरा है प्लुत के रूप में, जिसको प्लुत में अपन ऐसा चिन्ह दिखाई देता है। इसके बाद जब स्वर 3 प्रकार के होते हैं तो स्वरों की संज्ञा भी यहाँ बताई है कि स्वरों की कौन सी संज्ञा होती है। तो एक इसका विधायक सूत्र दिया है, उकालो अजरस्व दीर्घ प्लुतः। उकाल, उकाल अच ऋस्व दीर्घ प्लुतः। उकाल अच ऋस्व दीर्घ प्लुतः। उकाल, काल मतलब समय, अच स्वरों को ऋस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है या इनको ऋस्व दीर्घ प्लुत स्वर कहते हैं। कैसे कि 3 प्रकार के जो ऊ है, वो 3 प्रकार के बताए हैं उकार, उनको बोलने में जो अलग अलग जितना समय लगता है, क्या उनको बोलने में अलग अलग जितना समय लगता है, क्या लगता है? समय, काल, जितना समय लगता है उतना ही समय जिस स्वर को बोलने में लगता है, उतना ही समय जिस स्वर को बोलने में लगता है उस स्वर के कौन सी कर्म से कौन सी संज्ञा होती है? ऋस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। उनको अपन ऋस्व दीर्घ प्लुत स्वर कहते हैं। कौन सी संज्ञा होती है? ऋस्व दीर्घ प्लुत। तो दोस्तों याद रखना, उकालो अजस्व दीर्घ प्लुतः, इससे ऋस्व दीर्घ प्लुत स्वरों की संज्ञा होती है उकाल की दृष्टि से। उकार को बोलने की दृष्टि से इनकी संज्ञा होती है। देखिए दोस्तों आगे कि जो ऋस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा, ऋस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा का जो स्वर है, आधार है, उस आधार स्वर क्या माना गया है? याद रखना, उ को माना गया है। किसको माना गया है? जो ऋस्व दीर्घ प्लुत जो संज्ञा अपने की है उस संज्ञा का आधार जो स्वर, मूलभूत जो स्वर होता है वह स्वर है कौन सा? उ। ओनली कौन सा? उ स्वर है। क्यों? क्योंकि जो उ की ध्वनि का प्रतीक है, ये किसकी? उ की ध्वनि का प्रतीक माना गया है। तो सभी स्वरों का जो उच्चारण काल की दृष्टि से जो समय माना जाता है उसका मूल आधार स्वर कौन सा है? तो मूल आधार स्वर होता है कौन सा? उ होता है। कौन सा? उ। और कहा भी गया है कि पाणिनि के समय जो कुकुट था, जो मुर्गा था, उसकी ध्वनि को यहाँ से उ काल को लिया गया है। उ को लिया गया है। किसकी ध्वनि से लिया गया है? उ को लिया गया है कुकुट की ध्वनि से। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पर जो उ स्वरों की जो संज्ञा मानी गई है उन स्वरों में जो इसको मूलभूत स्वर माना गया है उ, वह कहाँ से लिया गया था? तो कुकुट की ध्वनि से लिया गया था। अब जो ऋस्व दीर्घ प्लुत 3 प्रकार के स्वर होते हैं उनको कौन कौन सी मात्रा के आधार पर क्या कहा जाता है? तो दोस्तों देखना, एक मात्रो भवेत ऋस्वो, एक मात्रो भवेत ऋस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेय व्यंजनश्चार्ध मात्रिकम। एक मात्रिक स्वर, एक मात्रो भवेत, एक मात्रिक स्वर होता है कौन सा? ऋस्व। एक मात्रिक स्वर कौन सा होता है? ऋस्व होता है एक मात्रिक। एक मात्रिक स्वर कौन सा होता है? ऋस्व।
ऋस्व कौन सा होता है? एक मात्रिक स्वर होता है। क्या हो, कौन सा होता है? एक मात्रिक। कौन सा? एक मात्रिक। तो फिर दीर्घ क्या होता है? दीर्घ होता है द्विमात्रिक। कौन सा होता है? द्विमात्रिक। और इसके बाद क्या? त्रिमात्रिक स्वर प्लुत है। और त्रिमात्रिक स्वर कौन सा होता है? प्लुत होता है। त्रिमात्रिक स्वर कौन सा होता है? प्लुत होता है। कौन सा होता है? प्लुत होता है। फिर बताया, याद रखना कि जो व्यंजन है वो व्यंजन क्या होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं। कौन से होते हैं व्यंजन? अर्धमात्रिक होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? अर्धमात्रिक। तो व्यंजन क्या होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं। व्यंजनों को क्या कहा जाता है? अर्धमात्रिक कहा जाता है। तो एक मात्रो भवेत् ऋस्वो द्विमात्र दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयम् व्यंजनश्चा अर्धमात्रिकम। व्यंजन को अर्धमात्रिक जान। तो एक मात्रा वाला स्वर कहलाता है तो ऋस्व कहलाता है, द्विमात्रा वाला स्वर दीर्घ कहलाता है, और त्रिमात्रा वाला स्वर प्लुत कहलाता है, और व्यंजन क्या कहलाता है? अर्धमात्रिक कहलाता है। तो नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, आने वाले जो एग्ज़ाम है यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो निश्चित रूप से आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, और बिना किसी डाउट के, बिना किसी ऑप्शन के आप उसको कर सकते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद बताया कि जो स्वर होते हैं, जो एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक जो स्वर होते हैं, उन स्वरों में देखो एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं? ऋस्व को कहते हैं। किसे कहते हैं? ऋस्व को। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 5। ऋस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5। कितनी होती है? 5। कौन कौन सी? अ, ई, उ, री और री, ये ऋस्व स्वर होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 5, जो एक मात्रिक होते हैं। इसके बाद द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर को अपन दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8। और ये 8 जो है आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये सभी 8 दीर्घ स्वर होते हैं। जो अ के अलावा, जो ऋस्व स्वरों के अलावा जो बचे वो दीर्घ स्वर होते हैं। इसके बाद त्रिमात्रिक स्वर जो होते हैं, त्रिमात्रिक, उनको कौन से स्वर कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर का चिन्ह ओम की तरह होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? पाणिनि ने इनकी संख्या 8 या 9 मानी गई है। तो ये अ के प्लुत चिन्ह लगा देंगे तो अ, ई, उ, रील, री, और ए, ओ, ऐ, औ, इस प्रकार कितनी होती है? 9। अगर यहाँ पर अपन दीर्घ को ही मानते हैं तो इनकी संख्या 8 मानी जाती है। अगर इसमें अपन री को भी डाल देते हैं, इसमें री को, तो इनकी संख्या 9 हो जाएगी। इसी प्रकार अर्धमात्रिक व्यंजन, अर्धमात्रिक वर्ण, अर्धमात्रिक वर्ण कौन से होते हैं? व्यंजन होते हैं। अर्धमात्रिक किसको कहते हैं? व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है? 33। कितनी होती है? 33। अब 33 में देखिए दोस्तों, पहले पूर्व क्लास में अपन ने देखा कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। तो ये भी व्यंजन है तो 25 तो स्पर्श हो गए। और अंतस्थ कितने होते हैं? 4। अंतस्थ कितने होते हैं? 4। और उसमें कितने होते हैं? उसमें कितने होते हैं? 4। उसमें कितने होते हैं? 4। तो इस प्रकार 4, तो 25 प्लस 4 अंतस्थ, 4 उसमें कितने हो गए? 33। ये 33 के 33 व्यंजन क्या होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अर्धमात्रिक वर्ण भवति, अर्धमात्रिक वर्ण कौन से होते हैं? व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं विशेष रूप में कि उपयुक्त जो अपने तीनों प्रकार के जो स्वर पढ़े, इन स्वरों में प्रत्येक के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से 3 प्रकार के भेद होते हैं। प्रत्येक स्वर के 3 प्रकार से भेद बताए हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो निकाल लीजिए अपनी नोटबुक और नोट कर लीजिए कि प्रत्येक स्वर के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के रूप में भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, जिसको अपन आगे चार्ट के माध्यम से भी समझेंगे। तो प्रत्येक स्वर के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। देखिए दोस्तों, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित क्या होता है, इस चीज़ को अपन आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आता है उदात्त स्वर। कौन सा आता है? उदात्त स्वर। उदात्त स्वर, तो इसकी कौन सी संज्ञा होती है? उदात्त संज्ञा होती है। और कौन सा सूत्र होता है? वो होता है उच्चैरुदात्तः। उच्चैरुदात्तः। उच्चैरुदात्त क्या कहता है? उदात्त संज्ञा करता है। क्या करता है? उदात्त संज्ञा। अब उदात्त स्वर किन्हें कहते हैं? जैसा वर्त में बताया, तालवादी स्थानेषु, तालवादी संभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभाग निष्पन्न च उदात्त संज्ञा स्यात्। क्या? तालवादी,
तालु आदि जो उच्चारण स्थान है, तालु आदि जो उच्चारण स्थान है, उन स्थानों के ऊर्ध्व भाग, ऊपरी भाग से, किस भाग से? ऊपरी भाग, ऊपरी भाग से, या यूं कह सकते हैं कि जोर से, किससे? जोर से। अर्थात ऐसे स्वर जिनको तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से या जोर से बोला जाता है, ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं? उदात्त स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उदात्त स्वर कहलाते हैं। और इन उदात्त स्वरों को अभिव्यक्त करने के लिए, इन अभिव्यक्त करने के लिए ये जो होते हैं उदात्त स्वर, वह बिल्कुल चिन्ह रहित होते हैं। इनके ऊपर आगे किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता। सिंपल जो होता है उसको उदात्त स्वर कहते हैं। तो उदात्त स्वर चिन्ह रहित होता है। क्या होता है? चिन्ह रहित होते हैं। देखिए दोस्तों, उदाहरण के रूप में दिया है कि अ, आ और आ प्लुत, इसके बाद इसमें किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है, तो ये उदात्त स्वर चिन्ह रहित होते हैं। तो उदात्त स्वर की कौन सी संज्ञा होती है? उदात्त संज्ञा होती है उच्चर उदात्त है। और तालवादी स्थानों के ऊपरी भाग से, ऊर्ध्व भाग, ऊपरी भाग से, या जिन स्वरों को बोलने में जोर लगाया जाता है, जिन स्वरों को बोलने में जोर लगाया जाता है, ऐसे स्वर को कौन से स्वर कहते हैं? उदात्त स्वर कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं? उदात्त स्वर कहते हैं। और ये कौन से होते हैं? ये चिन्ह रहित होते हैं। कैसे होते हैं? ये चिन्ह रहित होते हैं, चिन्ह रहित होते हैं। तो कीजिए अपनी कॉपी में नोटबुक, उदात्त स्वर देखिए। इसके बाद अगला आता है अपना अनुदात्त स्वर। कौन सा स्वर? अनुदात्त स्वर। कौन सा स्वर? अनुदात्त स्वर। तो ये भी कौन सी संज्ञा करता है? अनुदात्त संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करता है? अनुदात्त संज्ञा करता है। और कौन सा सूत्र करता है अनुदात्त संज्ञा? तो निच्चेर अनुदात है, नीचे अनुदात है। कौन सी संज्ञा करता है? अनुदात्त संज्ञा कौन करता है? कौन सा सूत्र? निच्चेर अनुदात है। कहा भी गया है तालवादी स्थान, तालवादी संभाग्य स्थानेषु अधोभाग निष्पन्न, अधोभाग जिनके निम्न भाग से, ऐसे स्वर जिनको निम्न भाग से, या यूँ कह सकते हैं जिनको धीरे से उच्चारित किया जाता है, निम्न भाग से या धीरे से उच्चारित किया जाता है, ऐसे स्वरों को अनुदात्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदात्त स्वर कहते हैं। और इन स्वरों को अभिव्यक्त करने के लिए इन स्वरों के नीचे, इन स्वरों के नीचे तिर्यक रेखा, कौन सी रेखा? तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा? तिर्यक रेखा, या यूँ कह सकते हैं अपन आड़ी रेखा। कौन सी रेखा? आड़ी रेखा। या रेखांकित स्वर जो होते हैं उनको इस रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो चिन्ह कौन सा होता है? तिर्यक रेखा, इस प्रकार का चिन्ह होता है। या इसको कहें आड़ी रेखा, या यूँ कह सकते हैं रेखांकित स्वर जो होते हैं उनको अनुदात्त स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया है दोस्तों, अ, आ और आ, इस प्रकार प्रत्येक स्वर के नीचे कोई सा भी स्वर हो, प्रत्येक स्वर के नीचे यदि अपन ने उसको तिर्यक रेखा लगा दी या आड़ी रेखा लगा दी, या यूँ कह सकते हैं अपनी भाषा में कि जिसको अपन ने रेखांकित कर दिया, या यूँ देखते हैं कि जिस स्वर को अंडरलाइन कर दिया, वह स्वर अनुदात्त स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुदात्त स्वर कहलाता है। तो मैं समझता हूँ कि अनुदात्त स्वर, उदात्त स्वर में आप पहचान करना सीख गए होंगे। अगला आता है अपना स्वरित स्वर। कौन सा? स्वरित स्वर। ये स्वरित स्वर कौन सी संज्ञा करता है? स्वरित संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करता है? स्वरित संज्ञा करता है। और कहा है कि समाहार स्वरित, समाहार स्वरित। कैसे? उदात्त अनुदात्त्वे वर्ण धर्मो यत्र समाहिते सो अच स्वरित संज्ञा स्यात्। ऐसा स्वर जिनमें उदात्त और अनुदात्त का समावेश होता है, ऐसा स्वर जिनमें उदात्त अनुदात्त का समावेश होता है, ऐसे स्वरों को कौन से स्वर कहते हैं? स्वरित स्वर कहते हैं। यूँ कह सकते हैं कि जिन स्वरों को उच्चारित करते समय नहीं तो जोर से बोला जाता है, नहीं धीरे से बोला जाता है, बल्कि मध्यम गति से जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है, ऐसे स्वरों को कौन से स्वर कहते हैं? स्वरित स्वर कहते हैं। जिनमें उदात्त और अनुदात्त दोनों स्वरों का समावेश होता है, वह कहलाते हैं कौन सा? कौन सा? स्वरित स्वर कहलाते हैं। कौन से स्वर कहलाते हैं? स्वरित स्वर कहलाते हैं। अब स्वरित स्वर कहलाते हैं तो स्वरित स्वरों को किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? तो स्वरित स्वरों को अपन किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? तो देखिए दोस्तों, किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? इस स्वर को प्रदर्शित करने के लिए स्वरों के ऊपर, किनके ऊपर? स्वरों के ऊपर ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, यूँ कहें तो खड़ी रेखा। कोई सा भी स्वर आता है जिस स्वर के ऊपर अगर ऊर्ध्वाधर रेखा या खड़ी रेखा लगा दी जाती है,
तो वे कौन से स्वर कहलाते हैं? वह स्वरित स्वर कहलाते हैं। जैसे अपने देखते हैं अ है, तो इसके ऊपर अगर खड़ी रेखा लगा दी तो ये स्वर कौन सा कहलाएगा? स्वरित स्वर कहलाएगा। कौन सा स्वर कहलाएगा? स्वरित स्वर कहलाएगा। जैसे उदाहरण दिए हैं अ आ, इनके ऊपर सबके ऊपर क्या लगा रखी है? खड़ी रेखा लगा रखी है, ऊर्ध्वाधर रेखा लगा रखी है, तो ये स्वर कौन से कहलाते हैं? स्वरित स्वर कहलाते हैं। तो मैं समझता हूँ उदात्त अनुदात्त और स्वरित स्वर में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से आपका आंसर बिल्कुल सटीक होगा, किसी बिना हिचकिचाहट से। नेक्स्ट, इसी प्रकार तो पहले ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 प्रकार के स्वर बताए, फिर उसके बाद में उदात्त अनुदात्त और प्रत्येक स्वर के उदात्त अनुदात्त स्वरित के रूप में 3 भेद बताए। फिर वापस आते हैं कि अनुनासिक और अनुनासिक रूप से भी स्वर के कितने कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अनुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर 2 भेद होते हैं। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं कि अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? अनुनासिक स्वर जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका से किया जाता है। जिन स्वरों का उच्चारण किससे किया जाता है? मुख और नासिका से किया जाता है, उच्चारित किया जाता है, ऐसे स्वरों को अनुनासिक स्वर कहते हैं। और अनुनासिक स्वरों के ऊपर एक चंद्र बिंदु जैसा चिन्ह बनाया जाता है, चंद्र बिंदु जैसा चिन्ह बनाया जाता है। फिर आता है अनुनासिक स्वर। तो अनुनासिक होते हैं जो केवल और केवल मुख की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, उनको अनुनासिक स्वर कहते हैं। कौन से कहते हैं? अनुनासिक। देखो दोस्तों, अनु और अननु, बस इतना सा डिफरेंट है इनमें, अनुनासिक और अनुनासिक, इतना सा डिफरेंट है, तो ध्यान रखना। अनुनासिक स्वर तो ऐसा होते हैं जिन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया हुआ है, और अनुनासिक स्वर ऐसे हैं जो बिल्कुल उदात्त स्वर की तरह बिल्कुल सिंपल से प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों कि प्रत्येक स्वर के इस प्रकार अपन ने पढ़ा ह्रस्व दीर्घ प्लुत, फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित, और उसके बाद क्या पढ़ा? अनुनासिक और अनुनासिक। तो प्रत्येक स्वर के सामान्यतः कितने भेद हो जाते हैं? 18 भेद हो जाते हैं। दोस्तों याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो सब देखते रहेंगे और अपना क्वेश्चन बिल्कुल सटीक तैयार होगा। कितने भेद होते स्वर के? प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। किस आधार पर होते हैं? देखो, एक स्वर है, यहाँ पर एक स्वर है, एक स्वर के 3 भेद किस रूप में? ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 रूप में, ह्रस्व दीर्घ प्लुत एक स्वर के 3 भेद होते हैं। फिर यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत के आधार पर 3 स्वर हो गए, और तीनों के फिर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उदात्त अनुदात्त और स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित। इस प्रकार प्रत्येक स्वर कितने हो गए? 9 भेद हो गए। कितने भेद हो गए? 9। फिर प्रत्येक स्वर के जो 9 स्वर होते हैं उनके वापिस 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुनासिक और अनुनासिक स्वर। इस प्रकार प्रत्येक स्वर के कितने भेद हो गए? 18 भेद हो गए। कितने भेद हो गए? 18 भेद हो गए। अब देखिए, जो 18 भेद है, इनके प्रत्येक स्वर के जब सभी भाग रहते हैं तो 18 भेद होते हैं, लेकिन कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनमें अभाव होता है, किसी में दीर्घ का अभाव है, किसी में ह्रस्व का अभाव है, तो उस आधार पर स्वरों के भेद अपन देखते हैं। अ इ उ रि एसाम वर्णानाम प्रत्येक 18 भेदः। प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 18 भेद। किस किस के? अ के, ई के, उ के और रि के। प्रत्येक के कितने भेद होते हैं? 18 भेद, जो आगे अपन टेबल में भी देखेंगे। 18 भेद। रि वर्णस्य, रि वर्णस्य 12, और रि वर्ण के कितने भेद होते हैं? 12। कितने भेद? 12। किस कंडीशन में? तस्य दीर्घाभावात्, तस्य दीर्घाभावात्। इसमें दीर्घ रि होती ही नहीं है, इसमें दीर्घ रि नहीं होती है। क्या नहीं होती है? दीर्घ रि इसमें नहीं होती है, केवल ये ह्रस्व होती है। तो इसलिए दीर्घ रि, देखिए दोस्तों, रि यहाँ पर ह्रस्व होती है, इसमें दीर्घ नहीं होती है, इसलिए इसके कितने भेद हो गए? 12 भेद हो गए। कितने हो गए? 12। और किसका अभाव होता है? दोस्तों याद रखना, रि में दीर्घ का अभाव होता है, दीर्घ का अभाव होता है। एचाम अपि, और एचाम अपि 12। एचाम का मतलब है एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले स्वर। एच में कौन कौन से आते हैं? ए, ओ, आई और औ। ए, ओ, आई, औ, ये सभी किस में आते हैं? ए, ओ और आई, औ, ये किस में आते हैं? एच में आते हैं। एचाम अपि 12, और एच के भी कितने भेद होते हैं? एच के भी 12 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं एच के? 12 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं एच के। कितने भेद होते हैं? 12।
तेषाम ऋस्वाणाम भवात, और इनमें किसका भाव होता है? ऋस्व का भाव होता है। किसका भाव होता है? ऋस्व का भाव होता है। किसका भाव होता है? ऋस्व। जब ऋस्व का भाव होता है तो यहाँ पर क्या हो गया? 12 भेद होते हैं। और ऋकार ऋकार्यो सावर्ण्यम त्रिंशत भेदा, सावर्ण्यम सवर्ण की स्थिति में, किसकी स्थिति में? सवर्ण की स्थिति में कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 30 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 30 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 30। किस किस के? री और री, री और री, री और री जो हैं वो री और री जब जब सवर्ण आते हैं तो सवर्ण की कंडीशन में 30 भेद होते हैं। क्योंकि अपन ने देखा री के कितने भेद है? 18, और री के कितने भेद है? 12। दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो कितने भेद हो गए? 30 भेद हो गए। कितने भेद हो गए? 30 भेद हो गए। तो दोस्तों याद रखना इस भर्ती से कि अ ई उ री के तो 18 भेद होते हैं। कितने भेद? 18 भेद होते हैं। री के 12 भेद होते हैं। री में किसका भाव होता है? री में दीर्घाभावात होता है। एचाम अपी और एचो के भी 12 भेद होते हैं। तो इनके किसका भाव होता है? ऋस्व भाव होता है। और रील री के कितने भेद होते हैं? 30 भेद होते हैं। किस कंडीशन में? सावर्ण्यम वाच्यम, सवर्ण की स्थिति में रील री के 30 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 30 भेद होते हैं। आगे इनको अपन चार्ट से समझते हैं। देखिए चार्ट से समझते हैं कि अपने पास एक वर्ण है अ के कितने भेद होते हैं? 18। किस कंडीशन में? देखिए अ आ ई, अ आ और प्लुता, ऋस्व दीर्घ प्लुत, इस प्रकार इनके आगे स्वर बढ़ते जाएंगे और ये इस प्रकार कितने भेद हो जाते हैं? इसमें 18 भेद हो जाते हैं। कितने भेद? 18। तो इसी प्रकार ई के भी 18 भेद, ऊ के भी 18 भेद, री के भी 18 भेद। कितने भेद? 18 भेद। और इसके बाद री आता है, री के कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं। तो इसमें किसका भाव होता है? दीर्घ भाव के कारण, दीर्घ भाव के कारण इसमें दीर्घ भाव के कारण, दीर्घ भाव के कारण क्या होता है? इसमें 12 ही भेद होते हैं। और एच, एचाम, एच प्रत्यार ए ओ अयो के कितने भेद होते हैं? टोटल के 12 भेद होते हैं। कितने भेद? 12। किस कंडीशन में? ऋस्व अभावात, इसमें क्या होता है? ऋस्व होता ही नहीं है, अपने आप में ये दीर्घ वर्ण होते हैं। ए ओ औ अपने आप में दीर्घ वर्ण होते हैं। इस प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अगर किसी भी स्वर के, जैसे अ है, अ के साथ कार लग जाता है तो ये अपने आप में अकार्य प्रदर्शित करता है सभी भेदों का। किसको? अकार। अकार का मतलब है कि अ के सभी 18 के 18 भेद होते हैं। इसमें ऋस्व दीर्घ प्लुत भी आ जाता है, उदात्त अंदाज स्वरित भी आ जाता है और अनुनासिक और अनुनासिक भी आ जाता है। अकार। लेकिन किसी भी स्वर के क्या लग जाता है? त लग जाता है। क्या लग जाता है? त। जैसे अत लग जाता है तो ये अपने आप में केवल और केवल अ को ही प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ऋस्व अ, किसको? ऋस्व अ। तो ऋस्व के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो ऋस्व अ के 6 भेद, फिर दीर्घ आ के 6 भेद, दीर्घ आ के 6 भेद, और फिर प्लुत के 6 भेद। इस प्रकार ये 18 भेद होते हैं। तो अत का मतलब केवल और केवल उस एक ही व्यक्ति को संबोधित करता है, एक ही स्वर को संबोधित करता है, त लग जाता है। तो ध्यान रखना, जिस भी स्वर के त लग जाएगा तो वह केवल और केवल उस अपने आप का ही, स्वयं का ही भेद पूछ रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों देखिए अत आ गया, अत का मतलब 6। अत के कितने होते हैं? 6। केवल और केवल किसके? ऋस्व के भेद होते हैं। किसके होते हैं? ऋस्व के होते हैं। इसके बाद आत आ गया तो केवल दीर्घ आके, केवल दीर्घ आके कितने होते हैं? 6 होते हैं। और उसी प्रकार देखिए रित आ गया तो रित में ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रित आ गया तो रित में री और री दोनों सवर्ण माने थे। तो ऋस्व री और ऋस्वल री दोनों मिल करके 6 + 6 = 12 भेद होते हैं। तो रित आता है तो भी 12 आएगा और लित आता है तो भी 12 आएगा, क्योंकि दोनों ऋस्व है और सवर्ण की कंडीशन में है। इस प्रकार कितने भेद होते हैं? रित के और लित के 12 भेद। लेकिन दोस्तों याद रखना, दीर्घ री का, दीर्घ री अगर आ जाती है, दीर्घ री आ जाती है
तो इसके कितने भेद होते हैं? दीर्घ री के केवल और केवल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। केवल दीर्घ के होंगे, क्योंकि ऋस्व तो क्योंकि दीर्घ ली दीर्घ नहीं होती, इसलिए दीर्घ री होती है। 6 भेद होते हैं। और दोस्तों याद रखना, ये वल तीनों वर्ण जो व्यंजन होते हैं, इनके भी 2-2 भेद होते हैं। 2-2 भेद होते हैं। ये यूँ है कि ये तो एक तो होता है अनुनासिक ये, और एक होता है अननुनासिक। इस प्रकार ये वल के भी 2-2 भेद होते हैं। किस कंडीशन में? अनुनासिक और अननुनासिक। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक स्वरों के भेद की बात अगर आती है, स्वरों के भेदों की संख्या आती है, तो आप निश्चित रूप से इस टेबल से और अपनी नोटबुक में क्लियर कर लीजिए। और आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अगर भेद से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो आप बिना हिचकच किए हुए अपना क्वेश्चन सोल्व कीजिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब इन सभी को अपन एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि कौन कौन से स्वर किस प्रकार होते हैं। देखिए दोस्तों, स्वर या वर्णभेद का चार्ट। स्वर है अपने पास, तो पहला अपना स्वर है अपने पास। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 3 स्वर बताए थे, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। तो अपने लिख दिए यहाँ पर ऋस्व अ, दीर्घ आ और प्लुत आ। अच्छी तरह देख लीजिए आराम से, फिर आराम से अपनी कॉपी में इसको नोट कीजिएगा। स्वरों की पहचान आती है, तो स्वरों की पहचान भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद ऋस्व स्वर के 3 भेद होते हैं, ऋस्व उद्धात, ऋस्व अनुदात और ऋस्व स्वरित। ऋस्व उद्धात, ऋस्व अनुदात और ऋस्व स्वरित। आप देखिए, मैं आपको सिर्फ ऋस्व स्वर की बात कर रहा हूँ, अभी ऋस्व स्वर की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार फिर ऋस्व के भी 2 भेद हो गए, ऋस्व उदात। ऋस्व के 2 भेद, ऋस्व उदात अनुनासिक और ऋस्व उदात अनुनासिक। ऋस्व अनुदात और ऋस्व स्वरित। उसी प्रकार प्रत्येक के 2-2 भेद हो गए। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है अपने की कौन सा स्वर किस भेद का उदाहरण है। तो ऋस्व उदात केवल और केवल सिंपल, केवल और केवल सिंपल। इसके बाद अगर देखते अपन कि ऋस्व अनुदात, तो ऋस्व अ तो लगा दिया, और अनुदात में अपन ने देखा कि नीचे अनुदात स्वर के नीचे तिर्यक रेखा होती है, तो ये तिर्यक रेखा बता दी। उसके बाद स्वरित स्वर है, तो स्वरित स्वर ऋस्व अ है, उसके ऊपर और खड़ी रेखा बता दी। तो इस प्रकार ये स्वर हो जाएगा। और फिर देखते अपन ऋस्व उदात अनुनासिक में, तो ये अनुनासिक का चिन्ह लगा दिया उदात स्वर के, और उसके बाद ऋस्व उदात अनुनासिक जो बिल्कुल सिंपल सा स्वर है। उस प्रकार देखते हैं अपन ऋस्व अनुदात के नीचे लगा दिया चिन्ह अपन ने, और ऋस्व अनुदात अनुनासिक आ गया, तो ऋस्व अनुनासिक। तो ऋस्व क्या, ऋस्व ये उदात हो गया, ऋस्व ये अनुदात हो गया, और ऋस्व अनुनासिक हो गया। क्या हो गया? अनुनासिक। इस प्रकार स्वरित का आता है, तो ये ऋस्व हो गया, ये ऋस्व हो गया, फिर ऋस्व हो गया, और फिर स्वरित आता है। तो अपन को पता है स्वरित ऊपर, और स्वरित के बाद अनुनासिक आता है, तो इस प्रकार ये अनुनासिक लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ऋस्व स्वरित अनुनासिक बन गया। और अगर अनुनासिक आता है तो सिंपल सा स्वर अपन लिख देंगे। तो इस प्रकार मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जो चार्ट है, ये जो आपकी टेबल है, जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट से आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, और आप प्रत्येक स्वर की पहचान कर सकते हैं, प्रत्येक स्वर की पहचान कर सकते हैं। आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए और बार बार इस चार्ट को देखिए। संस्कृत से संबंधित आने वाला कोई सा भी एग्जाम है जहां आप इसको निकाल सकते हैं, और निश्चित रूप से बिना किसी टाइम के, बिना किसी समय खराब किए हुए अपना क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो मैं समझता हूं जो स्वरों के जितने भेद हैं, वह आप तैयार कर लोगे, और आपको PDF के रूप में भी मिल जाएगा ये। और ये जो स्वरों से बेस से संबंधित क्लास हैं, तो दोस्तों आज की ये क्लास यहाँ पर स्वरों के भेद पर अपन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक लेके आएंगे। जयतु संस्कृतम।